जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल SM क्लासेस में। और आज हम लोग जिस टॉपिक को क्लियर करने आए हैं वो टॉपिक बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका जो पहला टॉपिक है वो है किरचॉफ के नियम। तो देखिए, किरचॉफ के नियम जो थे, दो नियम थे। किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहला जो नियम था वो थोड़ा सा इजी है और लोगों को बहुत इजीली समझ में भी आ जाता है, लेकिन इसका जो सेकंड लॉ था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। टफ वो भी नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उन सभी डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करके किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज को भी सॉल्व किया जाता है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो टॉपिक भी बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं किरचॉफ के नियम। तो हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? तो देखिए, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कोई परिपथ है और उस परिपथ का ये एक संधि है और इस संधि पर कुछ धाराएं आ रही हैं। मान लीजिए ये धारा I1 है और ये धारा संधि की ओर आ रही है, ये धारा I2 है और ये धारा भी संधि की ओर आ रही है, ये धारा I3 है और ये धारा भी संधि की ओर आ रही है। तो ये तीनों धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो इस संधि से दूर जा रही है। मान लीजिए ये धारा I4 हो गई और ये धारा हो गई I5। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो धारा I1, I2 और I3 है, ये तीनों धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और जो धारा I4 और I5 है, ये दोनों धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा I1, I2, I3, I4 और I5 का बीजगणितीय योग कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब बीजगणितीय योग में हमको जोड़ेंगे कैसे? कैसे हम इनका बीजगणितीय योग निकालेंगे? तो उसके लिए देखिए हमको करना क्या होता है। आप एक चीज समझ लीजिए, वो आपको लिखना पड़ेगा कि किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार संधि की, यहां पर लिखेंगे संधि के या संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया कि संधि की ओर आने वाली जितनी भी धाराएं हैं उन सभी धाराओं को हम कैसी धारा मानेंगे? धनात्मक धारा मानेंगे। तो इसका मतलब इस अगर चित्र में देखा जाए तो I1, I2, I3 कैसी धाराएं होंगी? धनात्मक होंगी और I4, I5 कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। तो यहां से हमको ये क्लियर हो गया कि I1, I2 और I3 कैसी धाराएं हैं? धनात्मक धाराएं हैं और I4 और I5 कैसी हैं? ऋणात्मक। क्योंकि हमने यहाँ पर पहले बता दिया जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं वो कैसी हैं? धनात्मक हैं और जो संधि से दूर जा रही हैं वो कैसी हैं? ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर I1, I2, I3 अगर आप एरो देखेंगे तो I1 अंदर की तरफ, I2 अंदर की तरफ और I3 भी अंदर की तरफ है, इसलिए कैसी हैं?
धनात्मक धाराएं हैं। I4 और I5 संधि से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इनको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो किरचॉफ का जो नियम कहता है तो उसके हिसाब से अतः I1, I2, I3 ये तीनों धनात्मक है, तो तीनों के बीच कैसा निशान रहेगा, प्लस का। और I4 और I5 कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। I4 और I5 कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संधि से दूर जा रहा है। और इन सबका बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि किरचॉफ का नियम भी यही कह रहा है कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0। तो जो प्लस में उनको अलग जोड़ दिया, जो माइनस में उनको अलग जोड़ दिया, और इनका बीजगणितीय योग कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ये दोनों बराबर के उधर जाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी धाराएं संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं और ये सभी धाराएं संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी परिपथ में किसी भी संधि पर जितनी धाराएं आ रही हैं उन सब का योग और जितनी धाराएं वहां से दूर जा रही हैं उन सब का योग क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि I1, I2 और I3 ये संधि की ओर आ रही है, इनका योग बराबर होगा किसके, I4 और I5 के। ये दोनों धाराएं कहां जा रही है, संधि से दूर जा रही है। तो ये था किरचॉफ का प्रथम नियम। और यहाँ पर होता क्या है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सिग्मा I बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो किरचॉफ का नियम जब कभी पूछा जाएगा तो 2 नंबर पे पूछा जाएगा, अगर प्रथम नियम पूछा जाएगा। सेकंड ला पूछते हैं और उसके साथ एक क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लेते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपने किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम को। किरचॉफ के प्रथम नियम को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और उसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या बताया गया। देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे जो हीट स्टोन ब्रिज है वो टोटली इसी पे डिपेंड है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इस नियम को बहुत अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और उसके अतिरिक्त ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी आप देखते चलिएगा। देखिए, इसकी डिफिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहते हैं स्टूडेंट की इसकी डिफिनेशन बहुत टफ है। कुछ नहीं है इसकी डिफिनेशन में, कुछ नहीं है इसके डेरिवेशन में, कुछ नहीं है। जब कभी ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले ये चित्र बना लेना है। चित्र कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। इसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 लिए गए हैं, और 2 सेल्स जोड़ दिए गए हैं, E1 और E2 2 सेल्स जोड़ दिए गए हैं, जिनकी डायरेक्शन, जिनसे करंट फ्लो होने की डायरेक्शन भी आप समझ सकते हैं। देखिए, किसी भी सेल में 2 डंडियां बनी होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो जो बड़ी डंडी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और जो छोटी डंडी होती है वो निगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो इसका मतलब धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर होगा। इसमें भी धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन से, मतलब इधर से इधर को होगा, तो ये समझ लीजिए। और उसके बाद देखिए, क्या ऊपर से करंट आ रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तो अब ये करंट ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि करंट हमेशा सरल रास्ता ढूंढता है। तो सरल रास्ता उसमें ये वाला मिलता है, तो ये दोनों करंट इस डायरेक्शन में आ जाती हैं। इसीलिए यहाँ नीचे की लाइन में I1 प्लस I2 दोनों करंट बहुत इजीली ट्रेवल कर लेती है। तो ये तो हमारा हो गया चित्र। इस चित्र में हमको साफ साफ पता चला है कि जो प्रतिरोध R1 है उसमें कौन सी धारा बह रही है, I1। जो प्रतिरोध R2 है उसमें कौन सी धारा बह रही है, I2। और जो प्रतिरोध R3 है उसमें कौन सी धारा बह रही है, I1 प्लस I2, यानी दोनों की कंबाइंड करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस कंडीशन में किरचॉफ के नियम को यूज कर सकते हैं, या किरचॉफ का नियम कहता है। तो सबसे पहले आपको अगर डिफिनेशन नोट करना है तो आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगी, उससे नोट कर लीजिए। और उसके बाद देखिए कि उसमें लिखा क्या है। देखिए, किरचॉफ का जो नियम है वो कभी भी ओपन सर्किट पे लागू नहीं होगा, वो हमेशा बंद पास के लिए ही काम करता है, यानी क्लोज सर्किट के लिए। तो इसमें मान लीजिए
दो बंद पास हैं, ये बंद पास 1 हो गया और ये बंद पास 2 हो गया। और परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। क्या बताया गया? किसी बंद पास में बहने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसी पास में बहने वाले या उसी पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एकदम इजी है, ये किरचॉफ का जो डेफिनेशन है सेकंड लॉ की, वो एकदम इजी है। अब देखिए इसको हम डेरिवेशन है वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए डेरिवेशन के लिए इसमें हमने बताया कि दो बंद पास हैं, एक बंद पास 1 और एक बंद पास 2। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बंद पास 1 में। तो बंद पास 1 के लिए कितने प्रतिरोध हैं? यहां पर देखिए R1 और R2। बंद पास 1 के लिए 2 प्रतिरोध हैं और इस R1 में धारा बह रही है I1 और इस R2 में धारा बह रही है I2। यहां पर हो गया R2 में I2 धारा बह रही है और इसमें सेल्स कितने लगे हुए देखिए E1 और E2, ये दोनों सेल्स बंद पास 1 में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब बंद पास 1 में अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं तो क्या होगा? तो देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार बंद पास ABDCA में ABDCA में इसमें अगर हम लगा दें किरचॉफ का द्वितीय नियम तो देखिए क्या मिलता है हमको। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का। तो देखिए ये धारा I1 है, धारा I1 और इनका संगत प्रतिरोध R1 है। इधर ये धारा I2 है और इनका संगत प्रतिरोध R2, ये R1 है और ये R2। और कोई प्रतिरोध इसमें है नहीं, दो ही प्रतिरोध है तो हमने दो ही लिख लिए I1 × R1 और I2 × R2। अब इनका करना है बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग कैसे करेंगे? सिंबल के साथ। तो बीजगणितीय योग करने के लिए देखिए ये धारा I1 इधर से जा रही है, वो धारा I1 उधर से आ रही है और I2 इधर से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को विरोध करेंगे, दोनों एक दूसरे का क्या करेंगी? विरोध करेंगी। तो विरोध कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहाँ पर बीच में निशान किस चीज का लगा देंगे? माइनस का। और ये बराबर होगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि I1 × R1 माइनस I2 × R2 बराबर होगा इसी पास में या इसी बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग का। तो इसमें देख लें विद्युत वाहक बल कितने हैं? 2 विद्युत वाहक बल हैं, एक E1 है और एक E2 है और इनका बीजगणितीय योग निकालेंगे तो इसमें भी क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? अपोजिट है। तो यहां पर तो हमारा क्या हो गया? बंद पास ABDCA में हमने क्या देखा कि I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर किसके हो गया? E1 माइनस E2 के। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं कि अब इसमें बंद पास 2 भी दिया हुआ है, तो अब हम क्या लिखेंगे? बंद पास, और बंद पास 2 कौन सा है? मान लीजिए CDFEC में। कौन सा ले लिया हमने? CDFEC में। ये बंद पास 2 हो गया हमारा। इसमें हम देख लें कितने प्रतिरोध हैं। तो इसमें कितने प्रतिरोध हैं? देखिए R2 और R3 2 प्रतिरोध हैं। R2 में धारा बह रही है I2 और R3 में धारा बह रही है I1 प्लस I2। और इसमें विद्युत वाहक बल यानी सेल कितने लगे हुए हैं? सेल केवल एक लगा हुआ है E2। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें भी हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो बंद पास इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, तो देखिए यहां पर जब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो किरचॉफ का द्वितीय नियम वही कहता है कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा, तो यहाँ धारा कौन सी बह रही है? I2 और उसका संगत प्रतिरोध कौन सा है? R2, इन दोनों का गुणनफल। और दूसरी धारा कौन सी बह रही है? दूसरी धारा बह रही है I1 प्लस I2 और इनका संगत प्रतिरोध कौन सा है? R3। संगत प्रतिरोध मतलब जिसमें धारा बह रही है, तो वो प्रतिरोध कौन सा हो गया? R3। और इनका अगर हम करें बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय योग देखिए कैसे करेंगे।
ये धारा इधर को जा रही है और इधर से आ रही है, और ये धारा भी इधर को जा रही है, यानी दोनों धाराएं जो हैं इनकी दिशा कैसी है, एक जैसी। यहाँ से जो चलने वाली धारा है वो ऐसे आएगी, और ऊपर तो जाने का रास्ता नहीं, तो इधर को आएगी, ठीक है। और I1 और I2 तो ऑलरेडी इधर ही को ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों धाराओं की दिशा एक समान होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा सिंबल हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस हो गया। और ये जो पूरा सिस्टम होगा, यानी किसी परिपथ में या किसी बंद पास में बहने वाली समस्त धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों की गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें कितने विद्युत वाहक बल लगे हुए, केवल एक लगा हुआ है, कौन सा, E2, तो ये किसके बराबर रख देंगे हम, E2 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, E2 के। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, और ये हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको जब आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको हीट स्टोन ब्रिज समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किरचॉफ का द्वितीय नियम ही लगाया जाता है हीट स्टोन ब्रिज में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रथम नियम और द्वितीय नियम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वीडियो यहीं तक, और हीट स्टोन ब्रिज जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।